हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो एमबीए एमएमएस सीईटी का कैप राउंड प्रोसेस फाइनली शुरू हो चुका है और आज अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एमबीए एमएमएस सीईटी का कैप राउंड फॉर्म का फिलिंग कैसे आपको करना है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। ईच एंड एवरी प्रोसेस को अच्छी तरीके से गाइड करूंगा, एवरी प्रोसेस को अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, फिर ही फॉर्म फिल करने के लिए आगे बढ़िए। बिकॉज बहुत से माइनर गलतियां होती हैं जो कि हम कर जाते हैं और बाद में फिर हम पछताते हैं कि काश हमने पहले उसको देख लिया होता सही तरीके से, तो हमसे ये गलती नहीं हुई होती। तो इसलिए पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा बिफोर प्रोसीडिंग अहेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स बताते हुए चलूंगा, कैसे क्या कब करना है सब कुछ बताते हुए मैं चलूंगा, तो उसको अच्छी तरीके से फॉलो अप करते रहिएगा। सबसे पहली चीज है, आपको जाना है आपके पोर्टल के ऊपर जाके आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। ठीक है, एक बार आपका लॉग इन हो गया, यहाँ पे आप आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर लेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक री आधार ऑथेंटिकेशन का, ओके, आधार का री ऑथेंटिकेशन का एक यहाँ पे आपको पॉपअप नजर आएगा। तो अगर आप चाहें कुछ भी, अगर आपका यहाँ पे गलती है, कोई भी अगर आपका एरर है यहाँ पे, तो उस एरर के लिए आप इसका री ऑथेंटिकेशन प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सब कुछ सही है तो री ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इफ एट ऑल कुछ मिस्टेक अगर है तो आप री ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ से अगर सब कुछ सही है तो यस माई डिटेल्स आर करेक्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ने के बाद में मैं आ जाऊंगा यहाँ पे एक कैप राउंड हमारे सेक्शन में। तो इसमें पीजी सेक्शन, यहाँ पे जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन का है, उसमें पीजी में हमारे पास में एमबीए एमएमएस का यहाँ पे सेक्शन नजर आ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे पास में हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा। तो ओटीपी के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे जब आएगा तो उस पर हमको ओटीपी को एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद में आपके पास में ये पेज ओपन अप हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है प्रोसेस फॉर्म फिलिंग का। सबसे पहले हम स्क्रूटिनी मोड को सिलेक्ट करेंगे। अब स्क्रूटिनी मोड का मीनिंग ये है कि आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं स्क्रूटिनी मोड के। एक होता है आपके पास में ई स्क्रूटिनी, दूसरा होता है फिजिकल स्क्रूटिनी। अब ई स्क्रूटिनी में क्या है कि आप जो भी फॉर्म फिल करेंगे वो ऑनलाइन ही आपका वेरीफाई हो जाएगा। ओके, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया जाएगा। फिजिकल स्क्रूटिनी में आपको एक सेंटर दिया जाएगा, एलोकेटेड सेंटर होगा, वहां पे जाके आपको सबमिट नहीं एज इन आपको डॉक्यूमेंट्स को दिखाना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो उस तरीके से आप फिजिकल स्क्रूटिनी में जा सकते हैं। अब ये ऑप्शन आपके ऊपर लाई करता है कि आप किस में जाना प्रेफर करेंगे। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए प्रोसीड करिए। बिकॉज फिजिकल स्क्रूटिनी में आपके पास में एक डायरेक्ट पर्सन होता है, उसको आप चीजों को समझा सकते हैं और वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ई स्क्रूटिनी आप तभी सिलेक्ट करिए जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएटली एकदम हाईएस्ट वे से सही है, कुछ भी गलती होने का चांस नहीं, तभी आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करिए। अदरवाइज मैं सबसे ज्यादा रेकमेंड करता हूँ फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करिए। थोड़ा सा आपकी मेहनत ज्यादा होगी यहाँ पे, लेकिन जल्दी से आपका काम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करके अगर आप ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे और आप फिर डायरेक्टली आप आगे प्रोसेस कर जाएंगे इस पेज के ऊपर जहां पे आपको डिटेल्स पूछ लिया जाएगा आपका। लेकिन अगर आप फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास में फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास में यहाँ पे सेंटर्स आएंगे, यहाँ से आप सेंटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और डेट को सिलेक्ट करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे। टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होने के बाद में, ओके, आफ्टर द टाइम स्लॉट्स आर अवेलेबल, आप यहाँ पे कोई भी टाइम स्लॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्लॉट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे उसी टाइम पे जा सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। मैं यूजुअली कहूंगा कि अगर आप सिलेक्ट करें तो मैक्सिमम ये लास्ट स्लॉट रखिए, लास्ट मतलब 4 to 5 वाला कम ही सिलेक्ट करिए। रीजन फॉर दैट इज कि इनकेस अगर कुछ टाइम आगे पीछे होता है इनकेस, तो आपके पास थोड़ा बफर टाइम रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यूजुअली अर्ली चले जाइए, जितना अर्ली जा सकते हो उतनी अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो आप इसमें से कोई भी टाइम स्लॉट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हो और सेव एंड प्रोसीड पे आगे बढ़ सकते हो। वंस यू प्रोसीड अहेड तो आप यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आएंगे जब आप, तो आपके पास में यहाँ पे एमबीए एमएमएस का डिटेल्स पूछा जाएगा। अगर आपने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे, कोई भी टाइम स्लॉट वगैरह सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली ई स्क्रूटिनी के लिए ऑटोमेटिकली ऑनलाइन जो सेंटर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपका फॉर्म वेरीफाई होने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आपने एमएमएस एमबीए सीईटी दिया तो आप यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे। यस सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपने आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब कुछ नहीं, आपका एप्लीकेशन नंबर है ये। ओके, आपका हॉल टिकट पे या फिर आपके जो
स्कोर कार्ड आपको मिला है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर इज रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर तो आपको वहां पे मिल ही जाएगा सीधा सीधा। ओके, इनकेस अगर आपने ये अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या कोई और एग्जाम जैसे कि सी मैट, एटमा या फिर एक्सएटी, ऐसा कोई एग्जाम अगर आपने अटेम्प्ट किया तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे तो आप एग्जाम सिलेक्ट करके उसके डिटेल्स को भर के आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल में यहाँ पे MBA MMS CET से प्रोसीड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे इसके डिटेल्स को एंटर कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद में आपके डिटेल्स मैचिंग इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अगर सही तरीके से मैच हो तो आपका नाम यहाँ पे नजर आ जाएगा, आपका सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स, सब डिटेल्स आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, वंस योर डिटेल्स आर विजिबल कंप्लीटली ओवर हियर, यहाँ पे सही तरीके से, तो सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने में अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे आपके पास में आता है, दैट इज की कौन सा कैंडिडेचर आपका है उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे आता है। ठीक है, टाइप ए कैंडिडेट किसके लिए है कि अगर आपके पास में डोमिसाइल है, ओके, इफ यू होल्ड अ डोमिसाइल ऑफ योरसेल्फ, या फिर आपके पास में आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, ओके, बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो उस केस में आप यहाँ पे, ओके, इन दैट वेरी केस आप यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपके LC पे, ओके, स्कूल LC पे आपका बर्थ प्लेस, ओके, आपका जो बर्थ प्लेस है वो महाराष्ट्र में मेंशन्ड है। तो अगर इन तीनों डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में है तो आप इसको सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इन केस आपका जो ग्रेजुएशन है वो महाराष्ट्र से बाहर हुआ है तो उस केस में आपके डोमिसाइल मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज तब उस केस में आप टाइप बी कैंडिडेचर में जाएंगे। ठीक है, इन केस अगर आपका ग्रेजुएशन मुंबई से बाहर कहीं हुआ है तो, ओके, इन दैट वेरी केस, मुंबई नहीं महाराष्ट्र से बाहर अगर हुआ है तो, महाराष्ट्र से बाहर अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो उस केस में आप टाइप बी कैंडिडेचर में लाइक करेंगे और आपके लिए डोमिसाइल कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास में खुद का डोमिसाइल नहीं, जैसे कि समझिए कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो महाराष्ट्र से हुआ है, आपका HSC महाराष्ट्र से हुआ है, लेकिन आपके पास में यहाँ पे डोमिसाइल नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, LC नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आपको चाहिए आइदर योर फादर का LC या फिर मदर का LC, तो आप टाइप बी कैंडिडेचर में चले जाएंगे। ठीक है, सो टाइप बी कैंडिडेचर किसके लिए है? इन केस अगर आपके पास में कोई भी प्रूफ नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है जो कि प्रूफ करे आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है, LC नहीं है जो कि प्रूफ करे आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है, डोमिसाइल नहीं है, या फिर अगर आपका ग्रेजुएशन आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र हुआ है, आपका HSC आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र हुआ है, तो उस केस में आप टाइप बी में फॉल करेंगे, जहां पे आइदर आप खुद का डोमिसाइल दे सकते हैं या फिर फादर का दे सकते हैं या फिर मदर का दे सकते हैं, तो वो टाइप बी कैंडिडेचर होता है। ठीक है, टाइप सी कैंडिडेचर क्या है, जो कि ए और बी में लाई नहीं करता लेकिन उसके फादर या मदर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में है या तो, ठीक है, तो उस केस में और महाराष्ट्र स्टेट में उनके ड्यूटी है, तो उस केस में आप टाइप सी कैंडिडेट हो जाएंगे। टाइप डी कैंडिडेट क्या है कि जो कैंडिडेट ABC में फॉल नहीं करता बट जिसके फादर या मदर एम्प्लॉय और रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है और या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र किसी अंडरटेकिंग में है, तो वो टाइप डी कैंडिडेट हो जाएगा। टाइप ई कैंडिडेट क्या होता है यहाँ पे कि कैंडिडेट्स पासिंग HSC या फिर पासिंग डिप्लोमा जो कि नियर द महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं अगर आप, तो उस केस में आप टाइप ई कैंडिडेट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप JNK कैंडिडेट है, यूनियन टेरिटरी कैंडिडेट, उसके ऑप्शंस आपको डायरेक्टली नीचे मिल जाते हैं। टाइप ए कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन का और HSC का डिस्ट्रिक्ट क्या है, उसको सिलेक्ट करना है। यही चीज मैं आपको बताया था, इनकेस अगर आपका डिस्ट्रिक्ट अगर आपका ग्रेजुएशन या HSC महाराष्ट्र में नहीं हुआ है तो उस केस में आप प्रोसीड करेंगे टाइप बी के साथ में। ओके, टाइप बी के साथ में आप प्रोसीड करेंगे जहां पे आप खुद का या फिर आपके फादर का या फिर आपके मदर का जो डॉक्यूमेंट है, डोमिसाइल जो है, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है टाइप ए कैंडिडेट्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको आइदर ऑफ द 3 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना होगा, जो कि डोमिसाइल हो सकता है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट मेंशनिंग कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र में है, या फिर स्कूल सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो कि मेंशन करे आपका बर्थ प्लेस इन महाराष्ट्र है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये टाइप बी कैंडिडेट है जिसमें कैंडिडेट फादर या मदर का आप डोमिसाइल यूज कर सकते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट में आप सिलेक्ट कर लेंगे, सेव टू प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। टाइप सी कैंडिडेट अगर आप यहाँ पे हैं तो हु इज एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग का
तो फादर है कि मदर, वो सिलेक्ट कर लेना, और कहाँ पे है, कहाँ पे पोस्टेड है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, एंड सेव टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस केस में परफॉर्मा ए लगेगा, तो परफॉर्मा ए को आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप डी कैंडिडेट अगर है यहाँ पे, तो हुज परफॉर्मा बी यू आर अपलोडिंग एट द फैसिलिटेशन सेंटर, फादर का या मदर का वो सिलेक्ट कर लेना है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है यहाँ पे, तो उसको आपको पोस्टेड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। प्लीज सिलेक्ट योर फादर और मदर इज रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग, रिटायर्ड है कि नहीं, यस या नो में सिलेक्ट करना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। टाइप ई कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, आपका जो भी HSC है उसका, एंड जो भी क्वालिफाइंग आपका ग्रेजुएशन एग्जाम है उसका। मदर टंग क्या उसको सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि यूजुअल केस में यहाँ पे मराठी का ही ऑप्शन दिया जाएगा आपको, उसको सिलेक्ट कर लेना है। सेव है प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, इतना होने के बाद में आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप ए कैंडिडेट के साथ में बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने थाने सिलेक्ट कर लिया। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपका यहाँ पे कैटेगरी डिसीजन का सेक्शन आ जाता है, जहाँ पे आप जनरल हैं कि रिजर्व सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर जनरल सेक्शन से आप बिलोंग करते हैं तो जनरल सेक्शन में आपको मिलता है ऑप्शन यहाँ पे EWS का। ओके, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में यहाँ ऑप्शन आता है EWS का। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आपके पास में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसको यस या नो में आप आंसर कर सकते हैं। अगर आप इसको यस आंसर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो परफॉर्मा 5 या परफॉर्मा वी कह लीजिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट इशूड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू भी हो सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास में आइदर अवेलेबल होगा या फिर अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड के केस में आपको रिसिप्ट यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, और नॉट अवेलेबल अगर है तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे अगर आपके पास में EWS सर्टिफिकेट है, अगर आप उसके अंदर लाइक करते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में वो नहीं है तो आप यहाँ पे नो प्रोसीड सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नो से प्रोसीड करूंगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में लाइक करते हैं तो रिजर्व कैटेगरी में आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं। आपका सब कैटेगरी क्या है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का आपका स्टेटस क्या है, आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है, जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे SC ST कैटेगरी अगर आपका है तो उस केस में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट एंड नॉन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा, और अगर आपके पास में कोई अनदर कास्ट है तो उसमें आप कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तीनों सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे मैं फिलहाल में जनरल नो करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो फिजिकली चैलेंज्ड अगर है तो उसको यस नो में आप आंसर कर सकते हैं। डिफेंस कोटा है तो यस नो में आप आंसर कर सकते हैं। एंड इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके लिए एसेंशियल है टू प्रूव दैट इंडियन नेशनैलिटी आपकी है, जहां पे आप इंडियन नेशनैलिटी सर्टिफिकेट या फिर स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट जहां पे मेंशन होना चाहिए इंडियन एज मेंशन होना चाहिए, एंड बर्थ सर्टिफिकेट जहां पे बर्थ इन इंडिया होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में आपका 10th स्टैंडर्ड का HSC का 10th स्टैंडर्ड का आपका मार्क्स यहाँ पूछा जाएगा, जिसको आपको एंटर कर देना है। ठीक है, आपका एग्रीगेट क्या था, मैथ्स में क्या था, साइंस में क्या था, इंग्लिश में क्या था, और 12th का ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो भी हमने पहले फेच किया हुआ होगा वो चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी आ जाता है। नीचे प्रोसीड करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का डिटेल्स पूछा जाएगा। तो ग्रेजुएशन का डिटेल्स को आप यहाँ पे एंटर कर देना है। आपका पूछा जाएगा ग्रेजुएशन का मार्क्स टाइप क्या था, परसेंटेज था, CGPA था, तो परसेंटेज या CGPA जो भी होगा उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर CGPA है आपका तो CGPA है तो उसके लिए आपको एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्रिएट करना पड़ता है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्रिएट कैसे करना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड कर देंगे, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। उसको फॉलो करके आप कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इट इज नथिंग बट कि आपका जो 6 सेमेस्टर्स होंगे उनको उनका सबका स्कोर लेके एक एवरेजिंग करना है और उसके थ्रू आपको परसेंटेज यहाँ पे क्रिएट कर उसको क्रिएट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे आप यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे। उसके बाद में अब आपका यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आएगा, पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन आएगा। तो आप यहाँ पे आपका नाम, आप
आपका मदर का नाम, ये सब यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे सब कुछ सही है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको एडिट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे, आपका जेंडर को कंफर्म कर लीजिए, अपार आईडी सही है कि नहीं इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। उसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो फिर आपका फैमिली इनकम का सेक्शन, TFWS में अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, उसको आप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। TFWS का मीनिंग है कि यहाँ पे टोटल फी वेवर स्कीम है, अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आप TFWS कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जिस केस में आपका जो कंप्लीटली फीस जो होता है वो वेव ऑफ कर दिया जाए, ट्यूशन फीस को वेव ऑफ कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेक्शन हमारे पास में आता है दैट इज रिलीजन एंड मदर टंग का। अब इसके बेसिस पे आपका जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी वो डिफाइन होता है। तो अगर आप माइनॉरिटी में बिलोंग करते हैं तो इसको सही तरीके से सिलेक्ट करिएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदू सिलेक्ट किया है, और हिंदू तो यहाँ पे कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं आती है। रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए सिख माइनॉरिटी हो सकता है, मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, ऐसे माइनॉरिटीज होते हैं। फिर मदर टंग, जैसे अगर मैंने सिंधी यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे सिंधी माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर मैं यहाँ पे मुस्लिम सिलेक्ट करूंगा जैसे, तो मेरे पास में रिलीजियस माइनॉरिटी भी आ जाए, तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन ये सब रिलीजियस माइनॉरिटी के अंडर में आते हैं। तो इसको सही तरीके से आप सिलेक्ट करिएगा सो दैट कि आपका माइनॉरिटी का ऑप्शन सही तरीके से अनलॉक हो पाए। माइनॉरिटी ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है। तो माइनॉरिटी अगर आपका है तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए परफॉर्मा ओ का रिक्वायरमेंट होता है। परफॉर्मा ओ आप सिंपली प्रिंट करके उसको फिल करके अपलोड कर सकते हैं। ओके, कॉलेज में एडमिशन टाइम में मे बी कॉलेज डिमांड कर सकता है कि 100 रुपीज के एफिडेविट पे उसको नोटराइज के फॉर्म में हमको दीजिए, लेकिन फिलहाल में सीईटी सेल के लिए कुछ इतना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको डाउनलोड करके परफॉर्मा ओ डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको साइन करके अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आप आपका एड्रेस डिटेल्स को चेक कर लीजिए सही तरीके से सही है कि नहीं है, एंड आप उसके बाद में आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसको चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे फोटोग्राफ का ऑप्शन आता है, जहां पे आपको फोटोग्राफ को अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ को आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, तो उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फिर आपके पास में एक ऑप्शन है यहाँ पे आ जाएगा फाइनली कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। ओके, तो सभी डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। सब कुछ अपलोड होने के बाद में सही तरीके से अपलोड होने में ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन आपको नजर आएगा, जहां पे क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे अगर आपने एमबीए एमएमएस का सीईटी का एग्जाम दिया हुआ है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 0 रुपीस आएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली प्रोसीड कर जाएगा आगे। यहाँ पे प्रोसीड कर जाएगा, यहाँ पे आपका पूरा जो ये फॉर्म है कैप राउंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं और डाउनलोड करके आपके पास में रख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन स्टेटस, योर फॉर्म इज लॉक्ड। फॉर्म इज लॉक का मीनिंग होता है कि आपका फॉर्म जो है लॉक हो चुका है और प्रोसेस कर दिया गया है फॉरवर्ड टुवर्ड्स द स्क्रूटिनी। ओके, तो वेरिफिकेशन स्क्रूटिनी के लिए आपका जो फॉर्म है प्रोसेस कर दिया गया। अगर ई स्क्रूटिनी है तो ऑनलाइन ही हो जाएगा, अगर फिजिकल स्क्रूटिनी है तो आपको इसका प्रिंट आउट लेके आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेके फिजिकल वेरिफिकेशन सेंटर पे जाना पड़ेगा। ओके, फिजिकली वेरीफाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया तो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में लेके जाइएगा, सबका एक एक कॉपी जेरोक्स लेके जाइएगा और जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक प्रिंट आउट लेके जाइएगा, अगर फिजिकल स्क्रूटिनी आपने सिलेक्ट किया होगा तो। इफ एट ऑल इसके अलावा कोई भी और डाउट, कोई भी और क्वेरी होगा तो नीचे कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और साथ में इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 1-to-1 काउंसलिंग तो यू कैन लेट अस नो। ओके, आप डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे टीम को रीच आउट कर सकते हैं, जिसका डिटेल्स कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम को आप सभी लोग ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज मोर सच अपडेट्स रिगार्डिंग द एंटायर कैप राउंड प्रोसेस एंड काउंसलिंग इज कमिंग अप ओवर हियर। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।